नमस्कार प्लस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राज के शानदार डालते अभी तक की मुख्य हेडलाइंस पर। तेजस्वी यादव को आरजेडी की कमान, लालू की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में लिया बड़ा फैसला। 90 के दशक में बिहार में खड़ा हुआ पांडव गिरोह इन दिनों एक बार फिर से सुर्खियों में आया। कल पटना में 2 भाइयों की गोली मारकर हुई हत्या। पटना से दूर सीमांचल में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक। और बालू खनन बंद, सुप्रीम कोर्ट की अनुमति मिलने पर होगा नया टेंडर। अब खबर विस्तार से। राष्ट्रीय जनता दल के लिए अब नीतिगत और बड़े फैसले प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव लेंगे। मंगलवार की शाम राष्ट्रीय जनता दल की 10 सर्कुलर रोड राबड़ी आवास पर हुई विधानमंडल दल की बैठक में तेजस्वी यादव को बड़ी जिम्मेवारी सौंपी गई। भले ही अघोषित रूप से यह जिम्मेवारी सौंपी गई हो, लेकिन अंदर खाने से खबर यह है कि अब नीतिगत फैसले तेजस्वी यादव ही लेंगे। इसे लेकर राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की उपस्थिति में प्रस्ताव भी पारित किया गया। बैठक संपन्न होने के बाद राजद के वरिष्ठ नेता आलोक मेहता ने कहा है कि तेजस्वी यादव प्रतिपक्ष के नेता हैं और पहले से ही वो फैसले लेते रहे हैं, इसलिए उन्हें एक बार फिर से अधिकृत किया गया है। मतलब साफ है कि पार्टी किस तरह से आंदोलन करेगी या फिर अन्य नीतिगत फैसले लेगी, यह सब तेजस्वी यादव ही तय करेंगे। 90 के दशक में बिहार में खड़ा हुआ पांडव गिरोह इन दिनों एक बार फिर से सुर्खियों में है। दरअसल इस बार यह गिरोह आपसी गैंगवार को लेकर चर्चा में है। गुट के 2 सदस्यों में मचे आपसी गैंगवार को लेकर पिछले कुछ दिनों में बिहार के पटना सहित आसपास के जिलों में लगातार हत्या का दौर जारी है। ताज़ा घटना मंगलवार की शाम बिहार की राजधानी पटना में देखने को मिला, जहाँ सरेआम बीजेपी के पूर्व विधायक चित्तरंजन शर्मा के 2 भाइयों को गोलियों से छलनी करते हुए मौत के घाट उतार दिया गया। हाल के दिनों में यह हत्या की 5वीं घटना है, जिसे पांडव गिरोह ने ही 2 लोगों चित्तरंजन शर्मा और संजय सिंह की आपसी अदावत से जोड़कर देखा जा रहा है। अभी अब पटना गया रूट पर बसे नीमा गांव के इस गैंग में मचे गैंगवार के कारण लगभग 1 महीने के दौरान 9 लोगों की जान जा चुकी है। हत्या की घटना को बदला और प्रतिशोध से जोड़कर देखा जा रहा है। पटना में अरवल से बीजेपी के पूर्व विधायक और गैंग के सदस्य रहे चित्तरंजन शर्मा के 2 सगे भाई शंभू शर्मा और गौतम शर्मा को जिस तरह से 3-3 गोलियां मारकर छलनी करते हुए मौत के घाट उतार दी गया है, उससे इस गैंगवार के बढ़ने की आशंका जतने लगी है। आंकड़ों पर गौर करें तो महज 1 महीने के अंदर पूर्व विधायक चित्तरंजन शर्मा के 4 परिजनों को मौत के घाट उतार दिया गया। बिहार में प्रदेश भाजपा कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक इन दिनों कटिहार में संपन्न हुई। 31 मई और 1 जून को शहर के नगर भवन में आयोजित होने वाली इस बैठक में बिहार भाजपा से जुड़े 4 केंद्रीय मंत्री, 2 डिप्टी सीएम के अलावा सभी बीजेपी के वर्तमान और पूर्व विधायक शिरकत किए। कोरोना काल के 2 साल के बाद और कटिहार में 13 साल के बाद भाजपा ने इस आयोजन को सफलतापूर्वक खत्म की है। राजधानी से दूर और सीमांचल के इलाके में बीजेपी के इस बड़े आयोजन के पीछे राजनीतिक वजह भी तलाशी जा रही। जानकार मानते हैं कि अक्सर सीमांचल का इलाका अल्पसंख्यक बहुल होने के बावजूद अल्पसंख्यक वोटों के ध्रुवीकरण और यहाँ के बहुसंख्यक हिंदू समाज के वोट गोलबंद होने के कारण बीजेपी का गढ़ रहा है। कटिहार में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जातिगत जनगणना को लेकर बड़ा बयान दिया है। जातिगत जनगणना की सर्वदलीय बैठक शुरू होने के पहले ही उन्होंने कहा है कि अल्पसंख्यक की भी जातीय जनगणना कराई जाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को विकास के एजेंडे में ले गए हैं। देश का बजट 2014 में 16.5 लाख करोड़ था, आज ये बढ़कर 37 लाख करोड़ तक चला गया है। लेकिन कई लोग समाज में अपने एजेंडा चाहते हैं। आज की तारीख में देश में धर्म परिवर्तन, एक सख्त कानून होना चाहिए। ज्ञानवापी मामले पर गिरिराज सिंह ने कहा कि 1991 के कानून के दायरे में नहीं है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि बिहार सरकार से जो जातीय जनगणना की बात की जा रही है, मैं जातीय जनगणना के साथ खड़ा हूं, लेकिन इसमें मुसलमानों को भी जात की श्रेणी में रखनी चाहिए। देखिए, देश के अंदर मोदी एक तरफ विकास के एजेंडे को ले गए। देश का अगर बजट 2014 में 16.5 लाख करोड़ का था, आज 37.5 लाख करोड़ से ऊपर गया। लेकिन जो लोग समाज में अपनी एजेंडा चाहते हैं, उसमें मेरे जैसे व्यक्तिगत राय पूछे गए, तो आज की तारीख में देश में धर्म परिवर्तन का एक सख्त कानून होना चाहिए। आज प्रदेश
बिहार सरकार के जो जनगणना, जातीय जनगणना की बात, जातीय जनगणना से मुझे कोई, मैं उस जातीय जनगणना के साथ खड़ा हूं, लेकिन जातीय जनगणना में ये भी होना चाहिए मुसलमानों को भी जात के श्रेणी में लानी चाहिए, क्योंकि फायदा लेते हैं जातीय जनगणना में हो। जातीय जनगणना में 11 जिले को 1991 में राजेंद्र गुप्ता और जनार्दन यादव ने पिटीशन दिया था कि जो लोग विदेशी हैं उनके नाम को, और उस समय शायद मेरे ध्यान में आ रहा 3 से 4 लाख मतदाता सूची से नाम काटे गए थे। आज मैं कहता हूं उस पर भी जातीय जनगणना में उनको नहीं शामिल करना चाहिए। जो घुसपैठिए हैं राजनीतिक दृष्टि से भले जो कह लें, लेकिन जातीय जनगणना से उनको, चाहे रोहिंग्या हों, चाहे बांग्लादेशी घुसपैठिए हों, चाहे 1991-92 में निकाले गए जो हैं, उनके परिवार को भी जातीय जनगणना में नहीं शामिल करना चाहिए। मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब समय आ गया है कि देश में अल्पसंख्यक पर पुनर्विचार होनी चाहिए कि देश में अल्पसंख्यक की परिभाषा को पुनर्विचारित करने की जरूरत है। जब मदनी खुद कह रहे हैं कि मैं तो अब अल्पसंख्यक नहीं हूँ, अल्पसंख्यक शब्द को हटा देनी चाहिए, ये मैं कह रहा हूँ, क्योंकि हम ऐसे भी नारा लगा रहे हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका परिवार। पटना में अभी भी जीएनएम नर्स छात्राओं का अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। इन सभी का एक ही कहना कि अगर सरकार नहीं जगी तो हम सभी लोग आत्मदाह कर लेंगे। पेश एक रिपोर्ट। नीतीश कुमार डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ड्रामा बंद करो, बंद करो, बंद करो। शासन की सरकार डूब मरो, डूब मरो। तो आप वहीं रख रहे हो, डॉक्टर को आप हॉस्टल प्रोवाइड कर सकते हो, प्राइवेट हॉस्टल, और नर्सेज को कह रहे हो कि आप राजा पाकर वैशाली जाओ। हम लोग अपना फूडिंग यहाँ पे करते हैं, हम लोग लॉजिंग, वो गवर्नमेंट चाहती है कि आप थोड़ा सा सफ़र कीजिए। हम लोग 5500 बेड का हॉस्पिटल बनाते हैं, तो सिर्फ नर्सिंग स्टूडेंट क्यों सफ़र करे? तो हम लोग बस इतना डिमांड है कि आप 200 स्टूडेंट को आप कहीं भी हॉस्टल दो, हम लोग रहने के लिए तैयार हैं। अगर सरकार थोड़ी नहीं असमर्थ है, अगर सरकार निकम्मी ही है हमारी, तो हम लोग को एचआरए प्रोवाइड करे। जैसे आप अदर स्टूडेंट को आप एचआरए प्रोवाइड करते हैं, हमें भी एचआरए प्रोवाइड कीजिए। हम लोग खुद जैसे फूडिंग करते हैं, हम लोग लॉजिंग भी कर लेंगे। अब जो टाइम पे स्टाइफेंड देते हैं, हमें टाइम पे स्टाइफेंड दीजिए, हम लोग करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम लोग का मांग इतना है कि हम लोग राजा पाकर नहीं जाना चाहते हैं, तो नहीं जाना चाहते हैं। स्वास्थ्य मंत्री को लेकर आपका कुछ कहना है? बिल्कुल, स्वास्थ्य मंत्री तो बहुत हम लोग का एकदम उदासीन रवैया रहा है। स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से सिर्फ बोलते हैं, वो तो कहते हैं कि जो लाठीचार्ज हुआ है उनकी कड़ी निंदा करते हैं। सिर्फ निंदा करने से जो हम पे लाठीचार्ज हुआ है, इतना जो चोट लगा है, वो ठीक हो जाएगा, और जो इतनी छात्राएं घायल हुई हैं वो सब ठीक हो जाएंगे। अभी भी आप देख सकते हैं इन छात्रा का पैड फ्रैक्चर है। जैसा कि आप देख सकते हैं, जो आज से पिछले महीने जो लाठीचार्ज हुई थी उसमें इनका पैर जख्मी हो गया था, फ्रैक्चर है, तब भी ये धरना देने के लिए यहाँ पे बैठी हुई हैं। तो जाहिर सी बात यह है कि ये लोग बिहार की एक साहस बेटियां हैं जो आज सड़कों पे बैठी हुई अपना हक मांगने के लिए, और सरकार अभी तक इन लोगों की बातों को गंभीरता से नहीं ले रही है। आइए और भी छात्राओं से बात करते हैं और उनकी समस्याओं को जानते हैं। लोग को आज 10 दिन बीत गया है, अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है, इस पर क्या कहना है आपका? क्या नाम हुआ आपका? प्रीतिराज। ये तो हमारी सरकार ही बताएंगी कि आखिर वो हमारी बातें क्यों नहीं सुन रही है, आखिर वो इतनी लाचार और बेबस क्यों है। उन्हें हर चीज़ के लिए टाइम होता है, दूसरे जगह विदेश जाते हैं, कई जगह घूमने जाते हैं, शादियाँ अटेंड करते हैं, लेकिन उन्हें नहीं की वजह से हम बच्चे सड़क पर उतरने को मजबूर हैं। हम लोगों की हालत की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हुए हैं। हम लोगों ने क्या मांगा? सिर्फ और सिर्फ अपना हक मांगा, लेकिन हम लोगों के हक की मांग की वजह से सरकार ने हम लोगों पर लाठीचार्ज करवाया। हम लोग तो सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं, लेकिन उन्हें हम लोगों को हक देने में भी परहेज है। तो ऐसा आपको क्या लगता है कि जो लाठीचार्ज हुआ था उसी चलते लेके बहुत सी छात्राएं जो आज घर पर है, उनके अभिभावक, उनके गार्जियन आने नहीं दे रहे हैं धरना पर?
जी हाँ, बिल्कुल, उनके अभिभावक नहीं आने दे रहे हैं और कई छात्राएँ इस हालत में नहीं हैं कि वो यहाँ पे आकर के धरना स्थल पे बैठ सकती है। वो इतनी बुरी तरह से जख्मी है, किन्हीं का हाथ मतलब फ्रैक्चर हो चुका है, किन्हीं का पैर फ्रैक्चर हो चुका है, किन्हीं के सर पे बहुत ही गहरी चोट लगी हुई है। वे लोग मतलब इतनी बुरी हालत में है कि वे लोग धरना स्थल पर धरना नहीं दे सकते हैं। आप लोग की ये जो प्रदर्शन है ये अभी तक कंटिन्यू जो आज 10 दिन हो गया जारी है, आगे भी क्या इसी तरह जारी रहेगा जब तक आप लोगों की समस्या का समाधान नहीं होता है? जी, हम लोग आखिरी दम तक अपने हक की मांग करते रहेंगे। हम लोगों ने लगातार 10 दिनों से गर्दनी बाग में धरना स्थल पर धरना दिया है और हमने मतलब सरकार को भूख हड़ताल के लिए कहा था। भूख हड़ताल के लिए हम लोगों ने एप्लीकेशन दिया था, लेकिन सरकार ने उसे रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि पीएमसीएच में आप भूख हड़ताल नहीं कर सकते हैं। तो हम लोगों ने फिर से एप्लीकेशन दिया है और मतलब हम लोगों ने सरकार से 72 घंटे के अंतर्गत मतलब सरकार से अल्टीमेटम मांगा है कि हम लोग भूख हड़ताल गर्दनी बाग में ही अपना कंटिन्यू करेंगे। तो आगे का आप लोग क्या नीति क्या योजना बना है कि अगर मान लीजिए अभी तक सरकार नहीं सुनी तो आगे सरकार को जगाने में क्या आप लोग का ये नीति और योजना बना है? आप लोग के जो संघ है ये जीएनएम का? हम लोग 4 जून से भूख हड़ताल इसी गर्दनी बाग में कंटिन्यू रहेंगे। हम लोग तब तक मतलब भूख हड़ताल करेंगे कि मतलब आमरण अनशन तक जाएंगे। हम लोग यहाँ पे मतलब सरकार चाह रही है कि हम लोग मर जाएं, तो हम लोग यहीं उनके नज़र के सामने इसी सड़क पर इसी गर्दनी बाग में हम लोग मतलब आत्महत्या मतलब हम लोग मर जाएंगे यहीं पे, लेकिन राजा पाकर बिल्कुल नहीं जाएंगे। ये तो वही वाली कहावत हो गई, डू और डाई, यानी करो या मरो, चाहे तो कुछ करके दिखा देंगे नहीं तो मर के दिखा देंगे। या बिल्कुल हम लोग डू और डाई पर उतर आए, या तो सरकार हमारी बात मान ले या नहीं तो हम लोग अपनी हक की मांग के लिए लड़ते हुए हम लोग यहीं अपना प्राण त्याग देंगे। देख रहे हैं पीछे जो है काफ़ी संख्या में, आज पहले से काफ़ी संख्या में ज़्यादा जीएनएम छात्र देखने को नज़र आ रही हैं यहाँ पर, और ये लोग आगे अपना योजना और नीति बनाएंगे। अगर सरकार इन लोगों की मांगे पूरी नहीं करती है तो हम लोग अनशन पे जाएंगे और भी उग्र आंदोलन करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। अगर उससे भी नहीं मानती है तो आत्मदाह कर लेंगे, आत्महत्या कर लेंगे, लेकिन डू और डाई यानी कुछ करके दिखा देंगे अन्यथा मर के दिखा देंगे। कैमरा पर्सन रोहित कुमार के साथ मैं साहिर, प्लस न्यूज़ पटना। बिहार में 1 जून से नदी से बालू खनन बंद हो गया है। नए सिरे से वापस खनन कार्य जिलों की सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर हो सकेगा। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश है। पहले ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश पर जुलाई से सितंबर तक खनन कार्य बंद रहता था, लेकिन इस बार जून से ही खनन कार्य बंद रहेगा। कई महीने बालू खनन बंद होने के बाद भी खान और भूतत्व विभाग ने दावा किया है कि राज्य में पर्याप्त मात्रा में बालू का भंडार है। जिलों के माध्यम से नए सिरे से बालू खनन के लिए बंदोबस्त होगा। खान और भूतत्व विभाग के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में फिलहाल 16 जिलों में बालू खनन हो रहा था। जिन जिलों में खनन हो रहा था वहां के बंदोबस्तधारियों से 31 मई तक का राजस्व लिया गया था। बिहार के गोपालगंज में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां 17 साल के एक छात्र की चाकू से गोद कर जख्मी कर दिया गया, जिसके बाद बदमाश उसे जिंदा आग के हवाले कर दिया। घटना गोपालपुर थाना क्षेत्र के संगवाडीह गाँव की है। हत्या की वजह साफ नहीं हो सकी है। घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज मामले की जांच में जुट गई है। मृतक की पहचान सगवाडीह गांव निवासी राम प्रवेश मधेशिया का 17 साल का बेटा अनूप कुमार के रूप में की गई है। फिलहाल आज के खंड में इतना ही। आप देखते रहे प्लस न्यूज। नमस्कार। राष्ट्रीय जनता दल के लिए अब नीतिगत और बड़े फैसले प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव लेंगे। मंगलवार की शाम राष्ट्रीय जनता दल की 10 सर्कुलर रोड राबड़ी आवास पर हुई विधानमंडल दल की बैठक में तेजस्वी यादव को बड़ी जिम्मेवारी सौंपी गई। भले ही अघोषित रूप से यह जिम्मेवारी सौंपी गई हो, लेकिन अंदर खाने से खबर यह है कि अब नीतिगत फैसले तेजस्वी यादव ही लेंगे। इसे लेकर राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की उपस्थिति में प्रस्ताव भी पारित किया गया। बैठक संपन्न होने के बाद राजद के वरिष्ठ नेता आलोक मेहता ने कहा है कि तेजस्वी यादव प्रतिपक्ष के नेता हैं और पहले से ही वो फैसले लेते रहे हैं, इसलिए उन्हें एक बार फिर से अधिकृत किया गया है। मतलब साफ है कि पार्टी किस तरह से आंदोलन करेगी या फिर अन्य नीतिगत फैसले लेगी, यह सब तेजस्वी यादव ही तय करेंगे। 90 के दशक में बिहार में खड़ा हुआ पांडव गिरोह इन दिनों एक बार फिर से सुर्खियों में है। दरअसल इस बार यह गिरोह आपसी गैंगवार को लेकर चर्चा में है। गुट के 2 सदस्यों में मचे आपसी गैंगवार को लेकर पिछले कुछ दिनों में बिहार के पटना सहित आसपास के जिलों में लगातार हत्या का दौर जारी है। ताज़ा घटना मंगलवार की शाम बिहार की राजधानी पटना में देखने को मिला, जहां सरेआम बीजेपी के पूर्व विधायक चित्तरंजन शर्मा के 2 भाइयों को गोलियों से छलनी करते हुए मौत के घाट उतार दिया गया। हाल के दिनों में यह हत्या की 5वीं घटना है, जिसे पांडव गिरोह ने ही 2 लोगों चित्तरंजन शर्मा और संजय सिंह की आपसी अदावत से जोड़कर देखा जा रहा है। अभी अब पटना गया रूट पर बसे नीमा गांव के इस गैंग में मचे गैंगवार के कारण लगभग 1 महीने के दौरान 9 लोगों की जान जा चुकी है। हत्या की घटना को बदला और प्रतिशोध से
जोड़कर देखा जा रहा है। पटना में अरवल से बीजेपी के पूर्व विधायक और गैंग के सदस्य रहे चित्तरंजन शर्मा के दो सगे भाई शंभू शर्मा और गौतम शर्मा को जिस तरह से 3-3 गोलियां मारकर छलनी करते हुए मौत के घाट उतार दी गया है, उससे इस गैंगवार के बढ़ने की आशंका जतने लगी है। आंकड़ों पर गौर करें तो महज 1 महीने के अंदर पूर्व विधायक चित्तरंजन शर्मा के 4 परिजनों को मौत के घाट उतार दिया गया। बाइक ले लेते हैं। बिहार में प्रदेश भाजपा कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक इन दिनों कटिहार में संपन्न हुई। 31 मई और 1 जून को शहर के नगर भवन में आयोजित होने वाली इस बैठक में बिहार भाजपा से जुड़े 4 केंद्रीय मंत्री, 2 डिप्टी सीएम के अलावा सभी बीजेपी के वर्तमान और पूर्व विधायक शिरकत किए। कोरोना काल के 2 साल के बाद और कटिहार में 13 साल के बाद भाजपा ने इस आयोजन को सफलतापूर्वक खत्म की है। राजधानी से दूर और सीमांचल के इलाके में बीजेपी के इस बड़े आयोजन के पीछे राजनीतिक वजह भी तलाशी जा रही। जानकार मानते हैं कि अक्सर सीमांचल का इलाका अल्पसंख्यक बहुल होने के बावजूद अल्पसंख्यक वोटों के ध्रुवीकरण और यहाँ के बहुसंख्यक हिंदू समाज के वोट गोलबंद होने के कारण बीजेपी का गढ़ रहा है। कटिहार में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जातिगत जनगणना को लेकर बड़ा बयान दिया है। जातिगत जनगणना की सर्वदलीय बैठक शुरू होने के पहले ही उन्होंने कहा है कि अल्पसंख्यक की भी जातीय जनगणना कराई जाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को विकास के एजेंडे में ले गए। देश का बजट 2014 में 16.5 लाख करोड़ था, आज ये बढ़कर 37 लाख करोड़ तक चला गया है। लेकिन कई लोग समाज में अपने एजेंडा चाहते हैं। आज की तारीख में देश में धर्म परिवर्तन एक सख्त कानून होना चाहिए। ज्ञानवापी मामले पर गिरिराज सिंह ने कहा कि 1991 के कानून के दायरे में नहीं है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि बिहार सरकार से जो जातीय जनगणना की बात की जा रही है, मैं जातीय जनगणना के साथ खड़ा हूं, लेकिन इसमें मुसलमानों को भी जात की श्रेणी में रखनी चाहिए। देखिए, देश के अंदर मोदी एक तरफ विकास के एजेंडे को ले गए। देश का अगर बजट 2014 में 16.5 लाख करोड़ का था, आज 37.5 लाख करोड़ से ऊपर गया। लेकिन जो लोग समाज में अपनी एजेंडा चाहते हैं, उसमें मेरे जैसे व्यक्तिगत राय पूछे गए। तो आज की तारीख में देश में धर्म परिवर्तन का एक सख्त कानून होना चाहिए। आज प्रदेश बिहार सरकार के जो जनगणना, जातीय जनगणना की बात, जातीय जनगणना से मुझे कोई, मैं उस जातीय जनगणना के साथ खड़ा हूं, लेकिन जातीय जनगणना में ये भी होना चाहिए मुसलमानों को भी जात के श्रेणी में लानी चाहिए, क्योंकि फायदा लेते हैं जातीय जनगणना में हो। जातीय जनगणना में 11 जिले को 1991 में राजेंद्र गुप्ता और जनार्दन यादव ने पिटीशन दिया था कि जो लोग विदेशी हैं उनके नाम को, और उस समय शायद मेरे ध्यान में आ रहा 3 से 4 लाख मतदाता सूची से नाम काटे गए थे। आज मैं कहता हूं उस पर भी जातीय जनगणना में उनको नहीं शामिल करना चाहिए। जो घुसपैठिए हैं राजनीतिक दृष्टि से भले जो कह लें, लेकिन जातीय जनगणना से उनको, चाहे रोहिंग्या हों, चाहे बांग्लादेशी घुसपैठिए हों, चाहे 1991-92 में निकाले गए जो हैं, उनके परिवार को भी उस जातीय जनगणना में नहीं शामिल करना चाहिए। मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब समय आ गया है कि देश में अल्पसंख्यक पर पुनर्विचार होनी चाहिए कि देश में अल्पसंख्यक की परिभाषा को पुनर्विचारित करने की जरूरत है। जब मदनी खुद कह रहे हैं कि मैं तो अब अल्पसंख्यक नहीं हूँ, अल्पसंख्यक शब्द को हटा देनी चाहिए, ये मैं कह रहा हूँ।
क्योंकि हम ऐसे भी नारा लगा रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका परिवार। पटना में अभी भी जीएनएम नर्स छात्राओं का अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। इन सभी का एक ही कहना कि अगर सरकार नहीं जगी तो हम सभी लोग आत्मदाह कर लेंगे। पेश एक रिपोर्ट। नीतीश कुमार डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ड्रामा बंद करो, बंद करो, बंद करो। शासन की सरकार डूब मरो, डूब मरो। आप वहीं रख रहे हो, डॉक्टर को आप हॉस्टल प्रोवाइड कर सकते हो, प्राइवेट हॉस्टल, और नर्सेस को कह रहे हो कि आप राजा पाकर वैशाली जाओ। हम लोग अपना फूडिंग यहाँ पे करते हैं, हम लोग लॉजिंग, वो गवर्नमेंट चाहती है कि आप थोड़ा सा सफ़र कीजिए। हम लोग 5500 बेड का हॉस्पिटल बनाते हैं, तो सिर्फ नर्सिंग स्टूडेंट क्यों सफ़र करे? तो हम लोग बस इतना डिमांड है कि आप 200 स्टूडेंट को आप कहीं भी हॉस्टल दो, हम लोग रहने के लिए तैयार हैं। अगर सरकार थोड़ी नहीं असमर्थ है, अगर सरकार निकम्मी ही है हमारी, तो हम लोग को एचआरए प्रोवाइड करे। जैसे आप अदर स्टूडेंट को आप एचआरए प्रोवाइड करते हैं, हमें भी एचआरए प्रोवाइड कीजिए। हम लोग खुद जैसे फूडिंग करते हैं, हम लोग लॉजिंग भी कर लेंगे। अब जो टाइम पे स्टाइफेंड देते हैं, हमें टाइम पे स्टाइफेंड दीजिए, हम लोग करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम लोग का मांग इतना है कि हम लोग राजा पाकर नहीं जाना चाहते हैं, तो नहीं जाना चाहते हैं। स्वास्थ्य मंत्री को लेकर आपका कुछ कहना है? बिल्कुल, स्वास्थ्य मंत्री तो बहुत हम लोग का एकदम उदासीन रवैया रहा है। स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से सिर्फ बोलते हैं, वो तो कहते हैं कि जो लाठीचार्ज हुआ है उनकी कड़ी निंदा करते हैं। सिर्फ निंदा करने से जो हम पे लाठीचार्ज हुआ है, इतना जो चोट लगा है, वो ठीक हो जाएगा, और जो इतनी छात्राएं घायल हुई हैं वो सब ठीक हो जाएंगे। अभी भी आप देख सकते हैं इन छात्रा का पैड फ्रैक्चर है। जैसा कि आप देख सकते हैं, जो आज से पिछले महीने जो लाठीचार्ज हुई थी उसमें इनका पैर जख्मी हो गया था, फ्रैक्चर है, तब भी ये धरना देने के लिए यहाँ पे बैठी हुई हैं। तो जाहिर सी बात यह है कि ये लोग बिहार की एक साहस बेटियां हैं जो आज सड़कों पे बैठी हुई अपना हक मांगने के लिए, और सरकार अभी तक इन लोगों की बातों को गंभीरता से नहीं ले रही है। आइए और भी छात्राओं से बात करते हैं और उनकी समस्याओं को जानते हैं। तो को आज 10 दिन बीत गया है, अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है, इस पर क्या कहना है आपका? क्या नाम हुआ आपका? प्रीति राज। ये तो हमारी सरकार ही बताएंगी कि आखिर वो हमारी बातें क्यों नहीं सुन रही है, आखिर वो इतनी लाचार और बेबस क्यों है। उन्हें हर चीज़ के लिए टाइम होता है, दूसरे जगह विदेश जाते हैं, कई जगह घूमने जाते हैं, शादियाँ अटेंड करते हैं, लेकिन उन्हें नहीं की वजह से हम बच्चे सड़क पर उतरने को मजबूर हैं। हम लोगों की हालत के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हुए हैं। हम लोगों ने क्या मांगा? सिर्फ और सिर्फ अपना हक मांगा, लेकिन हम लोगों के हक की मांग की वजह से सरकार ने हम लोगों पर लाठीचार्ज करवाया। हम लोग तो सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं, लेकिन उन्हें हम लोगों को हक देने में भी परहेज है। तो ऐसा आपको क्या लगता है कि जो लाठीचार्ज हुआ था उसी चलते लेके बहुत सी छात्राएं जो आज घर पर है, उनके अभिभावक उनके गार्जियन आने नहीं दे रहे हैं धरना पर? जी हाँ, बिल्कुल, उनके अभिभावक नहीं आने दे रहे हैं, और कई छात्राएं इस हालत में नहीं है कि वो यहाँ पे आकर के धरना स्थल पे बैठ सकती है। वो इतनी बुरी तरह से जख्मी है, किन्हीं का हाथ मतलब फ्रैक्चर हो चुका है, किन्हीं का पैर फ्रैक्चर हो चुका है, किन्हीं के सर पे बहुत ही गहरी चोट लगी हुई है। वे लोग मतलब इतनी बुरी हालत में है कि वे लोग धरना स्थल पर धरना नहीं दे सकते हैं। आप लोग की ये जो प्रदर्शन है ये अभी तक कंटिन्यू जो आज 10 दिन हो गया जारी है, आगे भी क्या इसी तरह जारी रहेगा जब तक आप लोगों की समस्या का समाधान नहीं होता है? जी, हम लोग आखिरी दम तक अपने हक की मांग करते रहेंगे। हम लोगों ने लगातार 10 दिनों से गर्दनी बाग में धरना स्थल पर धरना दिया है, और हमने मतलब सरकार को भूख हड़ताल के लिए कहा था। भूख हड़ताल के लिए हम लोगों ने एप्लीकेशन दिया था, लेकिन सरकार ने उसे रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि पीएमसीएच में आप भूख हड़ताल नहीं कर सकते हैं। तो हम लोगों ने फिर से एप्लीकेशन दिया है, और मतलब हम लोगों ने सरकार से 72 घंटे के अंतर्गत मतलब सरकार से अल्टीमेटम मांगा है कि हम लोग भूख हड़ताल गर्दनी बाग में ही अपना कंटिन्यू करेंगे। तो आगे का आप लोग क्या नीति, क्या योजना बना है कि अगर मान लीजिए अभी तक सरकार नहीं सुनी तो आगे सरकार को जगाने में क्या आप लोग का नीति और योजना बना है? आप लोग के जो संघ है ये जीएनएम का, हम लोग 4 जून से भूख हड़ताल इसी गर्दनी बाग में कंटिन्यू रहेंगे। हम लोग तब तक मतलब भूख हड़ताल करेंगे कि मतलब आमरण अनशन तक जाएंगे। हम लोग यहाँ पे मतलब सरकार चाह रही है कि हम लोग मर जाएं, तो हम लोग यहीं उनके नज़र के सामने इसी सड़क पर इसी गर्दनी बाग में हम लोग मतलब आत्महत्या मतलब हम लोग मर जाएंगे यहीं पे, लेकिन राजा पाकर बिल्कुल नहीं जाएंगे। ये तो वही वाली कहावत हो गई, डू और डाई, यानी करो या मरो, चाहे तो कुछ करके दिखा देंगे नहीं तो मर के दिखा देंगे। या बिल्कुल हम लोग डू और डाई पर उतर आए, या तो सरकार हमारी बात मान ले, या नहीं तो हम लोग अपनी हक की मांग के लिए लड़ते हुए हम लोग यहीं अपना प्राण त्याग देंगे। देख रहे हैं पीछे जो है काफ़ी संख्या में, आज पहले से काफ़ी संख्या में ज़्यादा जीएनएम छात्र देखने को नज़र आ रही हैं यहाँ पर, और ये लोग आगे अपना योजना और नीति बनाएंगे। अगर सरकार इन लोगों की मांगे पूरी नहीं करती है तो हम लोग अनशन पे जाएंगे और भी उग्र आंदोलन करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। अगर उससे भी नहीं मानती है तो आत्मदाह कर लेंगे, आत्महत्या कर लेंगे, लेकिन डू और डाई यानी कुछ करके दिखा देंगे, अन्यथा मर के दिखा देंगे। कैमरा पर्सन रोहित कुमार के साथ मैं साहिर, प्लस न्यूज़ पटना।
बिहार में 1 जून से नदी से बालू खनन बंद हो गया है। नए सिरे से वापस खनन कार्य जिलों की सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर हो सकेगा। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश है। पहले ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश पर जुलाई से सितंबर तक खनन कार्य बंद रहता था, लेकिन इस बार जून से ही खनन कार्य बंद रहेगा। कई महीने बालू खनन बंद होने के बाद भी खान और भूतत्व विभाग ने दावा किया है कि राज्य में पर्याप्त मात्रा में बालू का भंडार है। जिलों के माध्यम से नए सिरे से बालू खनन के लिए बंदोबस्त होगा। खान और भूतत्व विभाग के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में फिलहाल 16 जिलों में बालू खनन हो रहा था। जिन जिलों में खनन हो रहा था वहां के बंदोबस्तधारियों से 31 मई तक का राजस्व लिया गया था। बिहार के गोपालगंज में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां 17 साल के एक छात्र की चाकू से कूदकर जख्मी कर दिया गया, जिसके बाद बदमाश उसे जिंदा आके हवाले कर दिया। घटना गोपालपुर थाना क्षेत्र के संगवाडीह गांव की है। हत्या की वजह साफ नहीं हो सकी है। घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज मामले की जांच में जुट गई है। मृतक की पहचान संगवाडीह गांव निवासी राम प्रवेश मधेशिया का 17 साल का बेटा अनूप कुमार के रूप में की गई है।